Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our lessons about the physics और हम इस इन लेक्चर्स में कवर करेंगे फिज़िक्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं फॉर एसएसटी मैथ फिज़िक्स या फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट है एसएस फिज़िक्स के लिए या फिर लेक्चरर फिज़िक्स के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की कुछ वीडियोस। उसके बाद हमने पास्ट पेपर डिस्कस करने हैं जो कि आने वाले ईटा के टेस्ट एसएसटी मैथ फिज़िक्स के लिए भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और उसके बाद एसएस फिज़िक्स के जो अभी टेस्ट केपीपीएससी के थ्रू होने हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो आने वाले फ्यूचर में फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ होंगे उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। तो सबसे पहले हमारा जो महवर है वो इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के अबाउट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखें, हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है, विच ब्रांच ऑफ फिज़िक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए कौन सी साइंस की ब्रांच जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसके लिए देखें, हमारे पास ऑप्शन 1 है क्या केमिस्ट्री है, ऑप्शन बी हमारे पास फिज़िक्स है, ऑप्शन सी हमारे पास जियोलॉजी है, बायोलॉजी है। तो हमें पता है कि जो सबसे ज़्यादा फिज़िक्स की डेवलप में इम्पोर्टेंट जो ब्रांच है वो साइंस की वो कौन सी है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिज़िक्स हमारे पास जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है साइंस की इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 2 क्या है। हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज़ है, फिज़िक्स एन इम्पोर्टेंट एंड बेसिक पार्ट ऑफ फिज़िकल साइंसेज विच इज़ अ। जो फिज़िक्स है वो एक इम्पोर्टेंट एंड बेसिक पार्ट है किसका, फिज़िकल साइंसेज। और कौन सी फिज़िकल साइंसेज, विच इज़ अ मैथमेटिकल साइंसेज, क्या वो मैथमेटिकल साइंसेज है, एक्सपेरिमेंटल साइंसेज, क्या वो एक्सपेरिमेंटल साइंसेज है, स्टैटिस्टिकल साइंसेज या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमारे पास देखें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आगे देखते हैं। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो फिज़िक्स है वो फिज़िकल साइंसेज में सबसे इम्पोर्टेंट है। जो कौन सी फिज़िकल साइंस है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है। तो हमारे पास बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिज़िक्स इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड बेसिक पार्ट ऑफ फिज़िकल साइंसेज विच इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। थर्ड है हमारे पास, हाउ मेनी मेन फ्रंटियर्स आर ऑफ द फंडल साइंसेज। और जो फंडामेंटल साइंसेज के टोटल कितने फ्रंटियर्स होते हैं, क्या वो 1 होते हैं, 2 हैं या 3 हैं, 4 हैं। तो चेक करते हैं, जो हमारे पास फंडामेंटल साइंसेज हैं उस उनके 3 मेन फ्रंटियर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास, फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ। फिजिक्स किसकी स्टडी से डील करती है, मैटर एंड एनर्जी, क्या वो मैटर एंड एनर्जी से डील करती है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटर एटमॉस्फेयर, क्या वो आउटर एटमॉस्फेयर से डील करती है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। और लास्ट है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि इसकी करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, सी इज़ द करेक्शन ऑप्शन। फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है, एस्ट्रोफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द। एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो किससे डील करती है, क्या वो फिजिक्स ऑफ ओशन से डील करती है, फिजिक्स ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज, फिजिक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, और फिर नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम देखते हैं जो फिजिक्स है वो डील करती है, फिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्स डील करती है फिजिक्स ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। स्टार्स एंड गैलेक्सीज के बारे में हम फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में। नेक्स्ट है हमारे पास, प्लाज्मा फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द। जो प्लाज्मा फिजिक्स है वो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो किससे डील करती है। नंबर 1 है एटम्स, नंबर 2 है हमारे पास मॉलिक्यूल्स, नंबर 3 है हमारे पास आइंस, और नंबर डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो चेक करते हैं, हमारे पास बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स है वो डील करती है स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डेट अप्लाइज द फिजिक्स लॉज टू लाइफ फॉर्मेशन। फिजिक्स के लॉज जो कि लाइफ फॉर्मेशंस पर एप्लीकेबल होते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं, वो कौन सी फिजिक्स होती है या कौन सी ब्रांच होती है। क्या वो बायोफिजिक्स होती है, या फिर हमारे पास थर्मोफिजिक्स होती है, हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स होती है, या फिर हमारे पास इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। जो बायोफिजिक्स होती है वो डील करती है, जो कि अप्लाई करती है फिजिक्स को लाइफ फॉर्मेशंस पे।
नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 8, क्लासिकल फिजिक्स इज स्टिल वैलिड इन। क्लासिकल फिजिक्स जो है वो अभी तक वैलिड है किस में? क्या वो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, ऑर्डिनरी प्रोसेस के लिए वैलिड है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी। जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है वो ऑर्डिनरी प्रोसेस में अभी भी वैलिड है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास MCQs नंबर 9 है, द कंसेप्ट ऑफ पोजीशन इज प्योरली। जो पोजीशन के कंसेप्ट हैं ये प्योरली क्या हैं? क्या ये प्योरली स्पेसिफिक हैं, क्या ये हमारे पास रिलेटिव हैं, क्या ये हमारे पास ऑर्डिनरी है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। जो हमारे पास कंसेप्ट ऑफ पोजीशन है वो प्योरली रिलेटिव है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 10 है, अ फ्रेम रेफरेंस इज एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम टू विच मेजरमेंट आर टेकन एज। एक फ्रेम रेफरेंस एक हमारे पास ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कि जिसमें से हम मेजरमेंट्स को लेते हैं कैसे? एज करेक्टली, स्पेसिफिकली, रिलेटिवली, या फिर हमारे पास है नन ऑफ दीज। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? ऑप्शन सी। इसमें हम रिलेटिवली मेजरमेंट करते हैं चीज़ों की। MCQs नंबर हमारे पास 11 है, एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास क्या होता है? जिसमें क्या एनर्जी कंजर्व होती है, क्या उसमें मोमेंटम कंजर्व होता है, जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो वैलिड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 12, एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड। एक्सेलरेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमारे पास क्या कहते हैं? क्या वो इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है? बोथ हैं, इनर्शियल भी और नॉन इनर्शियल भी है, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसमें हमारे पास बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो हमारे पास एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एप्लीकेबल इन द। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है वो किस में एप्लीकेबल होती है? क्या वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास, उसके बाद बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसके हमारे लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो ओनली एप्लीकेबल है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एप्लीकेबल इन द। जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो किस केस में एप्लीकेबल है? वो अगेन वही स्टेप्स हैं, पॉइंट्स हैं। क्या वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल है, या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, बोथ फ्रेम्स में है, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। जो हमारे पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, टाइम डायलेशन इज द रिजल्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन विच। टाइम डायलेशन जो होता है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक रिजल्ट होता है जो जिसमें टाइम इंक्रीज होता है, टाइम डिक्रीज होता है, या रिमेन्स द सेम? तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। टाइम डिलेशन एक ऐसा हमारे पास प्रोसेस होता है जिसमें टाइम जो है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द पोस्टुलेट्स ऑफ फिजिकल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन विच। हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पोस्टुलेट कौन सा है जिसके अंदर लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम, जिसके अंदर फिजिक्स के लॉ सेम होते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल। क्या जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल होती है, या फिर मास इज कंजर्व, या जिसके अंदर मास जो है वो कंजर्व होता है, या फिर बोथ ए एंड बी? तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। जो हमारे पास पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी है वो क्या है? जिसमें हमारे पास लॉ ऑफ फिजिक्स भी सेम होते हैं और स्पीड ऑफ लाइट भी यूनिवर्सल होती है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम इज नॉट इन एब्सोल्यूट क्वांटिटी डिपेंडिंग अपॉन द। जो टाइम जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिहाज से जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। तो वो क्या इनर्शियल फ्रेम किसके लिहाज से किस पे डिपेंड करता है? इनर्शियल फ्रेम पे, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे, या फिर मोशन ऑफ द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस?
तो ये हमारे पास सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो टाइम है वो उसके अंदर जो है एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होता, बल्कि वो डिपेंड करता है मोशन ऑफ द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस पे। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रॉपर टाइम इज मयर्ड इन। जो प्रॉपर टाइम है वो किस में मयर्ड किया जाता है? क्या वो इनर्शियल फ्रेम में मयर्ड किया जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में मयर्ड किया जाता है, स्टेशनरी फ्रेम, या फिर नन ऑफ दीज? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। जो प्रॉपर टाइम है वो हमारे पास स्टेशनरी फ्रेम में मयर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द टाइम डायलेशन रिजल्ट अप्लाइड टू द ऑल प्रोसेसेस लाइक। जो टाइम डायलेशन है वो तमाम के तमाम प्रोसेस पे एप्लीकेबल है, फॉर एग्जांपल फिजिकल पे, केमिकल पे, बायोलॉजिकल, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये तमाम के तमाम प्रोसेस पे टाइम डायलेशन एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हमारे पास 20 नंबर एमसीक्यूज है। एट हायर टेम्परेचर द बॉडी इमिट्स शॉर्ट वेवलेंथ इज द रीजन। जो हमारे पास हायर टेम्परेचर होता है उसमें जो बॉडी होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ जो है वो इमिट्स करती है, और वो कौन सा रीजन होता है? क्या वो इंफ्रारेड होती हैं, अल्ट्रावायलेट, फॉर इंफ्रारेड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होती? तो हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 21 अ बॉडी टर्म्ड एज ब्लैक बॉडी व्हेन। जो बॉडी को है वो ब्लैक बॉडी कहा जाता है जब इट रिफ्लेक्ट्स ऑल रेडिएशन, जब ये सारी की सारी रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करती है, एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन, जब ये सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब्स एंड रेडिएट ऑल द रेडिएशन, जो एब्जॉर्ब भी करती है और रेडिएट भी करती है। और ये यही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी और बहुत कॉमन सा भी है। तो हमें पता है कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 22। ईच क्वांटम इज एसोसिएटेड विद द रेडिएशंस ऑफ। जो एक क्वांटम होता है वो किसकी रेडिएशन से एसोसिएट करता है? क्या वो इंटेंसिटी से, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वांटम जो है वो एसोसिएट होता है रेडिएशंस ऑफ एनर्जी से। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट इज। जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यूज हमारे पास क्या है, और ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, और हमें ये पता होना चाहिए कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देखिए, एक है 6.68 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -30, 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -32, 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -34। तो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। यहाँ पे हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल सेकेंड। ओके जी। नेक्स्ट 24 नंबर हमारे पास एमसीक्यूज है। मैक्स प्लैंक रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन। मैक्स प्लैंक ने नोबेल प्राइज फिजिक्स में हासिल किया था कब? 1915 में, 1918 में, 1923 में, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो मैक्स प्लैंक में 1918 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज हासिल किया था। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 25। विच ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डिटेक्टेबल। इनमें से कौन सी जो है एनर्जी फोटोन की डिटेक्टेबल है? क्या रेडियो वेव्स डिटेक्टेबल हैं, माइक्रोवेव डिटेक्टेबल हैं, गेमा रेज डिटेक्टेबल हैं, या फिर सारे के सारे ये जो वेव्स हैं ये डिटेक्टेबल हैं? तो हमारे पास ऑप्शन सी है, जो हमारे पास गामा रेज होती हैं वो डिटेक्टेबल होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 26। A bar 1.0 मीटर इन लेंथ एंड लोकेटेड along एक्स एक्सिस। हमारे पास एक बार है जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है और एक्स एक्सिस के along वो लोकेट कर रहा है। मूव्स विद द स्पीड ऑफ 0.75 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बार इज मेजर्ड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ये आप सॉल्व करेंगे तो हम चेक करते हैं इसमें क्या इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 0.82 मीटर, 0.76, 0.73 या 0.66। तो इसमें हमने खुद चेक करना है इसको सॉल्व करके कि इसका जो लेंथ है वो कितनी है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड द मास एम ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट विद स्पीड 0.8। हमारे पास जो एक मास है उसकी हमने एक बॉडी है जिसका हमने मास फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट है और जिसकी स्पीड है 0.8। तो इसका क्या हमारे पास मास
43 होगा। और ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, इसका मास जो है 1.67 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर। और एक एरोप्लेन जो है वो हॉरिजेंटली फ्लाई कर रहा है जिसकी स्पीड है 600 किलोमीटर पर हावर एंड एट द हाइट ऑफ 1960 मीटर, और उसकी हाइट कितनी है 1960 मीटर है। व्हेन इट इज़ वर्टिकली एट अ पॉइंट ए, जब ये किसी भी पॉइंट ए के ऊपर होता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ अ बॉम्ब इज रिलीज्ड फ्रॉम इट, जब ये किसी भी पॉइंट के ऊपर होता है, पॉइंट ए के ऊपर होता है किसी भी जगह पे, तो ये एक बॉम्ब रिलीज करता है। द बॉम्ब स्ट्राइक्स द टारगेट एट पॉइंट बी, और जब ये पॉइंट बॉम्ब रिलीज करता है, जो बॉम्ब है वो स्ट्राइक करता है टारगेट को, जो कि हमारे पास होता है पॉइंट बी। द डिस्टेंस ए बी इज, अब हमें गिवन क्या है, इसकी स्पीड गिवन है और हाइट गिवन है। अब हमने ए से बी लेकर बी तक का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना है, सी। इसका डिस्टेंस टोटल होगा 3.3 किलोमीटर, 3.33 किलोमीटर, ये हमने चेक करना है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन इन अ बीम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 1240 न्यूटन मीटर नैनोमीटर। हमारे पास जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है वो एक बीम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन में कितनी होंगी वो हम चेक कर लेंगे। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम द मेटल व्हेन। हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इमिट होते हैं जब कि मेटल को हीट किया जाता है, लाइट उस पर फॉल करवाई जाती है, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवाए जाते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो हमें पता है इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसी भी मेटल के ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट करती है। 31 है द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, इट इज़ ऑफ। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, सूटेबल फ्रीक्वेंसी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होती। तो उसकी जो होती है वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमारे पास ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 32 है द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिटरमाइंड बाय। जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मैक्सिमम एनर्जी को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कनेक्टिंग बैटरी, बैटरी से कनेक्ट करके, रिवर्सिंग द बैटरी, या फिर नो चेंज और नन ऑफ दीज। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हम उसकी बैटरी को रिजर्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 33 एट स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट द करंट पासिंग थ्रू सर्किट इज। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होती है V नॉट, उसमें जब करंट पास करता है तो वो क्या होता है, मिनिमम होता है, वेरी फ्यू होता है, ज़ीरो होता है, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारे पास सी इज ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जो करंट पास कर रहा होता है वो ज़ीरो होता है। नेक्स्ट है द स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन इंटेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट इज। जब इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा जाता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास क्या होती है, क्या वो सेम होती है, डिफरेंट होती है, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। हमारे पास इस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होती है। 35 नंबर MCQs है द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन इट हैज़ एनर्जी। उसकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, डिफरेंट हो जाती है, या फिर मैक्सिमम हो जाती है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द। जो हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वोल्टेज के ऊपर, पार्टिकुलर मेटल सरफेस के ऊपर, या फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पे, या फिर बोथ ए एंड सी। तो बी एंड सी, तो ये इन दोनों पे डिपेंड करती है, मेटल सरफेस पे भी और फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट के ऊपर भी। नेक्स्ट है हमारे पास द मिनिमम एनर्जी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड आर कॉल्ड। ऐसी मिनिमम एनर्जी कि जिसके नीचे कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट ही ना हो उसे क्या कहते हैं, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सिंक्रोनाइज्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमारे पास बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उस फ्रीक्वेंसी को हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। लास्ट MCQs है हमारे पास
When light of the suitable frequency falls on the metal surface, the electrons emitted, इलेक्ट्रॉन क्या कब emit होते हैं? After some time, after small time, instantaneously या फिर none of these. तो हमारे पास C is the correct option. Instantaneously मतलब उसी वक्त वहाँ पे इलेक्ट्रॉन emit हो जाते हैं. एंड थैंक यू। मज़ीद वीडियोस के लिए और टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।